गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम ढोलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 पियाला श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास इसमें की प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता अपने पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता एक नगरीय और विकसित सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, अतः आर्यों द्वारा निर्मित इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसका ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ आर्य शब्द का जो अर्थ है वह है श्रेष्ठ, उत्तम, उदार, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र आदि लिए गए हैं। आर्य शब्द का आर्य शब्द का कुलीन, आर्य शब्द का जो अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र। उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र है। आर्य शब्द का कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र है। तो इस प्रकार आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया था। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है ऋग्वेदिक काल और नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल और नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई है। ऋग्वैदिक काल इसका काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व इसकी काल अवधि मानी गई है। तो सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता जो थी मूलतः ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, जबकि सिंधु
सभ्यता एक नगरीय विकसित सभ्यता रही थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुपालन रहा था। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुपालन रहा था। कृषि उनका गौण धंधा था। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष नहीं छोड़ गए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरूरवा एर और उर्वशी का संवाद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरूरवा एर और उर्वशी का संवाद दिया गया है। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के विनिष्ट होने के पश्चात सैंधव प्रदेश में आर्यों की नवीन सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि वैदिक सभ्यता के नाम से जानी गई थी। आर्य एक श्रेष्ठ और सुसंस्कृत जाति थी। आर्य एक श्रेष्ठ और सुसंस्कृत जाति थी, जिसने तीव्र गति से उन्नति की। आर्यों का रंग गोरा था, कद लंबा था। आर्यों का रंग गोरा, कद लंबा था। इनका शरीर हुष्ट पुष्ट रहा था। इनका प्रमुख पेशा जो था कृषि एवं पशुपालन रहा। भ्रमण करते रहना आर्यों की प्रमुख आदत थी। तो आइए हम देखते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित सिद्धांत। आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित सिद्धांत। आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित सिद्धांत। आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित कुछ सिद्धांतों का यहाँ प्रतिपादन किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है यूरोपियन सिद्धांत। नंबर 1 है यूरोपियन सिद्धांत। नंबर 1 यूरोपियन सिद्धांत सर विलियम जोन्स के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। सर विलियम जोन्स इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। सर विलियम जोन्स इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। यूरोपियन सिद्धांत के प्रतिपादक सर विलियम जोन्स रहे। डॉक्टर पी गाइल्स ने यूरोप स्थित हंगरी के मैदान को, पांके ने जर्मनी को, मच ने पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट को तथा पोकारनो तथा नेहरिंग ने दक्षिण रूस को आर्यों का प्रमुख स्थान बताया है। सर विलियम जोन्स यूरोपियन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे। डॉक्टर पी गाइल्स ने यूरोप स्थित हंगरी के मैदान को, पांके ने जर्मनी को, मच ने पश्चिम बाल्टिक समुद्र तट को और पोकारनो एवं नेहरिंग ने दक्षिण रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। नेक्स्ट है मध्य एशिया का सिद्धांत। नंबर 2 है मध्य एशिया का सिद्धांत।
मध्य एशिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध जर्मनी विद्वान मैक्स मूलर रहे हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध जर्मनी विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर रहे हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर मैक्स मूलर रहे हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भाषा विज्ञान के आधार पर ही मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। मैक्स मूलर महोदय ने मध्य एशिया को आर्यों का प्रमुख निवास स्थान बताया है। नेक्स्ट है आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत। आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत। आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत 3 नंबर, ऋग्वेद तथा ईरानी आर्यों के अवशेषता ग्रंथ के गहन अध्ययन के आधार पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है आर्कटिक प्रदेश वो बताया। इसी प्रकार भारतीय सिद्धांत 4 नंबर, भारतीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद जी रहे हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद जी रहे हैं। भारतीय सिद्धांत के प्रतिपादक अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद जी रहे हैं। इन्होंने भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। डॉक्टर गगननाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश को एवं L.D. कल्ला ने कश्मीर व हिमालय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। भारतीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद जी रहे हैं। अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद जी रहे हैं। इन्होंने भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। डॉक्टर गगननाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश को एवं L.D. कल्ला ने कश्मीर व हिमालय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो प्रयुक्त वर्णित सिद्धांतों में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया के सिद्धांत को ही सर्वाधिक
विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। उपर्युक्त वर्णित सिद्धांतों में प्रोफेसर मैक्स मूलर के मध्य एशिया के सिद्धांत को सर्वाधिक विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो रहा था वह मध्य एशिया रहा है। तो मध्य एशिया का जो सिद्धांत है प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा ही दिया गया था। तो आर्यों की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन वेदों के आधार पर किया जाता है। आर्यों की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन वेदों के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया था। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया। ऋग्वेदिक काल, जिसका काल निर्धारण 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। सबसे पहले है नंबर 1 ऋग्वेदिक काल। नंबर 1 है ऋग्वेदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी उसे ऋग्वेदिक काल कहा गया। जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई, जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई, जैसे वैदिक ग्रंथों ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वेदिक काल, तथा जिस काल में अन्य 3 वेद की रचना की गई, इसके अलावा अन्य वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना की गई थी, उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वेदिक काल नाम दिया गया। इसकी काल अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी गई। और जिस काल में अन्य 3 ग्रंथों की रचना हुई, अर्थात अन्य 3 वेदों की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तथा इसके अलावा अन्य वैदिक ग्रंथों ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हुई थी, उसे उत्तर वैदिक काल का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार आर्यों द्वारा निर्मित इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया था। यह सभ्यता सिंधु सभ्यता के विपरीत रही, अर्थात सिंधु सभ्यता एक नगरीय विकसित सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता रही थी। आइए इसके बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। वैदिक सभ्यता का जो ज्ञान है वह हमें वेदों से प्राप्त होता है। इसे आर्यों ने इस सभ्यता को निर्मित किया था। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
ऋग्वेद होताया होर्तु वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि के आधार पर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। नंबर 1 ऋग्वेद, जिसके अंतर्गत होताया होर्तु वर्ग के जो पुरोहित थे यज्ञ कुंड में अग्नि का आह्वान कर वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान किया करते थे। नंबर 2 है सामवेद। नंबर 2 है सामवेद। उद्गाताय उद्ग्रात वर्ग के जो पुरोहित थे यक्ष में साम का गायन करते थे। सामवेद उद्गाताय उद्ग्रात्र वर्ग के जो पुरोहित थे यक्ष में साम का गायन करते थे। नेक्स्ट है यजुर्वेद। 3 नंबर यजुर्वेद, 3 नंबर पर है यजुर्वेद। अध्ययवैर्यु याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। अध्ययवैर्यु याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। 4 नंबर है अथर्ववेद ब्रह्म यज्ञ का निरीक्षण। अथर्ववेद ब्रह्म यज्ञ का निरीक्षण। तो आर्यों का इतिहास जो हमें मुख्यतः वेदों से ही प्राप्त होता है। आर्य सभ्यता की संस्कृति का जो प्रसार है जिसकी जानकारी हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। ऋग्वेद की अनेक जो बातें हैं अवेस्ता से मिलती हैं। अनेक बातें अवेस्ता से प्राप्त होती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता जो कि प्राचीन भाषा अवेस्ता जो कि ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास या पहले हुआ होगा। उनके आगमन का कोई स्पष्ट और ठोस पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हथियारों से यह सिद्ध होता है कि प्रारंभिक आर्यों का जो मूल निवास है पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भूभागों पर था। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मतों का प्रतिपादन किया था, जिसकी जानकारी आपको प्रदान की गई है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया रहा है। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया रहा है, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत रहा। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता जो कि 2 भागों में बंटी हुई है, ऋग्वेदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। आज इतना ही। कल की वीडियो में हम ऋग्वेदिक काल व उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।